Hello, guys, and welcome back to Sahitya Classes. I am Anirudh, and I welcome you all to the 10-minute series of Paper 1. Today, in Research Aptitude, a very prominent topic and a very important topic, that is plagiarism. Plagiarism क्या होता है? What is basically penalty in plagiarism? What are the regulations of 2018 given by UGC NET in plagiarism? All these things we will be dealing with. प्लेजरिज्म किसके अंडर आता है? प्लेजरिज्म कम्स अंडर रिसर्च एथिक्स. रिसर्च एथिक्स बेसिकली किसी का वर्क कॉपी नहीं करना चाहिए. किसी का वर्क अगर आप कॉपी करते हैं या फिर कॉपी एज इन लाइक साइट करते हैं तो उसे साइटेशन प्रॉपरली देना चाहिए कि ये आपने कहाँ से उठाया है, किस बुक से है, किस रिसर्च पेपर से है, किस बेसिकली आपने डिसर्टेशन से ये कोट एंड कोट ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है अपनी रिसर्च में वहाँ आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है. बेसिकली अगर बुकिश डेफिनेशन हम प्लेजरिज्म की लेंगे, प्लेजरिज्म इज द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अनदर पर्सनस आइडिया. कोई आइडिया भी अगर आप किसी और का यूज़ करते हैं, मान लीजिए सिनॉप्सिस में उन्होंने किसी ने आइडिया दिया है या फिर उनके रिसर्च प्रपोजल में किसी ने आइडिया दिया है, उसे भी अगर आप कॉपी करते हैं somebody else's वर्ड्स, फॉर एग्जांपल जो उन्होंने यूज़ किए हैं वर्ड्स उनको डेटा, जैसे कि आप सर्वे करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिसर्च दैट विल इन्वॉल्व अ पॉपुलेशन जिसमें आपने डिफरेंट सैम्पल साइजेस लिए हैं, तो किसी और का सर्वे अगर है, किसी और का डेटा कलेक्ट किया हुआ है किसी ने सर्वे के थ्रू, तो अगर आप उस सर्वे या फिर डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो किसी और का डेटा है, वो आपका पर्सनल डेटा नहीं है. क्रिएटिव वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन, बेसिकली एक्नॉलेजमेंट भी उन्हें आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा, साइटेशन भी उनका देना पड़ेगा कि यहाँ पे किस ईयर में वो वर्क पब्लिश हुआ था, किस ऑथर ने किया था और उस रिसर्चर का नाम क्या है, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं. एंड प्रेजेंटिंग देम एज एयर ओन, जब आप उसे अपनी तरीके से प्रेजेंट करते हैं किसी और के वर्क को, आइडियाज़ को, किसी भी चीज़ को जो रिसर्च के ड्यूरिंग आप यहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं, वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है. एंड प्लेजरिज्म बेसिकली इज इलीगल प्रैक्टिस. इसी के लिए रेगुलेशंस आए थे यूजीसी के द्वारा. व्हाट वर द रेगुलेशंस ऑफ 2018 रिगार्डिंग द plagiarism? Basically, the regulations are implemented by UGC. In 2018, it were implemented on the researchers. Basically, research जब आपकी सबमिशन हो रही होती है उस समय आपको क्या पेनल्टीज लगेंगी अगर आप प्लेजरिज्म कंडक्ट करते हैं, या फिर आपने रिसर्च सबमिट कर दी है एंड यू आर अ प्रोफेसर इन अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको क्या क्या पेनल्टीज लगेंगी. इन सारी पेनल्टीज का आपको जो मेंशन मिलता है वो रेगुलेशन 2018 में मिलता है एंड इट वाज मेड बाय UGC. The idea of research should be original, very important. It should be original, it should not be copied. It can include common knowledge and coincidental terms. Coincidence basically आपने हो सकता है कि कुछ ऐसे terms यूज़ कर लिए हैं जो किसी और के भी हैं, लेकिन आप properly कहाँ तक आप उस basically coincidence माना जाएगा, when there are 14 words in a row. When there are 14 words in a row and if it is 14 words in a row, वहाँ तक अगर आपने कॉपी किया हुआ है उसके बाद भी अगर आपका कॉपीड है तो बेसिकली वो कोइंसिडेंस की कैटेगरी से, यानी कि बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी से जहाँ पे आपको प्लेजरिज्म काउंट करने लगेंगे, वो काउंट उस कैटेगरी में होने लगेगा. सो 14 वर्ड्स इन अ रो, इफ यू आर राइटिंग 14 वर्ड्स इन अ रो इन अ पैराग्राफ, अगर आपने 14 वर्ड्स इस तरीके से लगातार किसी और के वर्क से मैच करते हुए लगते हैं तो वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आपका आएगा. Doesn't matter if the research is carried out by student, researchers, faculty or the staff. Very important. Why is it mentioned students? Obviously we understand what are students going to do. Masters में हम usually dissertation लिखते हैं. Students जो researchers हैं, PhD scholars, ये usually PhD thesis लिखते हैं. Faculty भी अपनी research कर सकती है. और अगर प्लेजरिज्म की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ डेजर्टेशन और थीसिस तक सीमित नहीं रहती है. यहाँ पे रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश होते हैं उसके अंदर भी प्लेजरिज्म आपका अप्लाई हो सकता है. तो रिसर्च पेपर के अंदर भी प्लेजरिज्म के उसी तरीके से आपके पेनल्टीज लगेंगे जो आपके थीसिस में और डेजर्टेशन में लगते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन 2018 उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ था. इट्स नॉट जस्ट अबाउट थीसिस, इट इज ऑल्सो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड कंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एब्स्ट्रैक्ट देते हैं या सिनॉप्सिस देते हैं जहाँ पे आप बेसिकली एक समराइज्ड वर्जन बताते हैं कि आपकी रिसर्च कैसे कैसे होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल आपने रिसर्च के कुछ चैप्टर्स डिवाइड किए थे आपकी थीसिस के, कि फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में आप राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे,
and in further chapters you will discuss about the work and whatever your thesis is all about, and then you will give the conclusion. तो वो abstract के अंदर आपको बहुत छोटे words में उसको properly अपने guide को दिखाना पड़ता है ताकि उसको एक idea हो जाए कि आप research किस तरीके से conduct करने वाले हैं. अगर ये भी आप copy कर लेते हैं किसी और से तो भी वो आपका plagiarism की category में आता है. समरी बेसिकली एग्जिस्ट करती है आपकी रिसर्च के बाद. बेसिकली आप एक रिसर्च की समरी देते हैं जहाँ पे आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च बेसिकली किस तरीके से कंडक्ट हुई थी, आपने क्या क्या उस रिसर्च के अंदर किया था, अगर सर्वेस किए थे तो कैसे किए थे. बेसिकली आपकी रिसर्च का एक छोटा सा समरी बना करके आप देते हैं अपने वाइवा टीम को या फिर अपनी ज्यूरी को, तो वो भी आपका किसी और से कॉपीड नहीं होना चाहिए. हाइपोथेसिस बिल्डिंग बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब आप स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं तो वो हाइपोथेसिस भी आपकी कैरिड नहीं होनी चाहिए. किसी और का ऑब्जर्वेशन आप नहीं कैरी कर सकते क्लेमिंग एज योर ओन. एंड रिजल्ट भी जो आपका कंक्लूजन से आया है, मतलब बेसिकली आपकी रिसर्च से आएगा, वो भी आपका कॉपीड नहीं होना चाहिए. सिमिलरली कंक्लूजन भी नहीं होना चाहिए. नाउ कम्स रिकमेंडेशन टू फर्दर रिसर्चर्स. ऐसा बोला जाता है कि नो रिसर्च इज अ कंप्लीट रिसर्च. इसका मतलब होता है जब आप रिसर्च करते हैं तो आप एक एरिया छोड़ते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी ऐड हो सकता है, या फिर आपने कुछ फेलियर्स अपने रिसर्च के दौरान देखे होंगे. ऐसा हो सकता है कि देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स दैट यू वर कंडक्टिंग एंड दोज एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट सक्सेसफुल एट ऑल. तो वहाँ पे जो फेलियर्स हैं आप अपने फ्यूचर रिसर्चर्स को बोल सकते हैं कि आप इस तरीके से रिसर्च ना करें बिकॉज यूजुअली दिस लीड्स टू अ फेलियर. तो रिकमेंडेशंस भी अगर आपको किसी रिसर्च के लिए करनी है अपने फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए, तो वो भी आपकी कॉपीड नहीं होनी चाहिए, वो भी आपने किसी और से पिक नहीं की होनी चाहिए. इवन इफ़ यू आर मेंशनिंग इट तो वो हो सकता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप उसको ले सकें किसी और की रिसर्च से, लेकिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि आप उन्हें एक्नॉलेज करें और उन्हें प्रॉपरली साइट करें. यानी कि अपना मेंशन उसके आपके रिसर्च में होना चाहिए कि आपने किसी और से ये रिकमेंडेशन का थोड़ा सा पार्ट लिया है. Right? Then comes penalties for plagiarism. What are penalties for plagiarism? For example, penalties are imposed on students pursuing masters and PhD. ऐसा नहीं है सिर्फ PhD स्टूडेंट्स के ऊपर लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, फैकल्टीज, स्टाफ, everybody is involved in these penalties. और students of any other research program. Research programs, for example, MPhil भी होता है. तो रिसर्च प्रोग्राम अगर कोई एमफिल में भी रिसर्च कर रहा है तो जितने भी आपके रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये पेनल्टीज आपकी अप्लाई होंगी. इट्स नॉट जस्ट फॉर द पीएचडी. ठीक है. इट इज़ आइदर इम्पोज्ड ड्यूरिंग द थीसिस जब आप बेसिकली अपने वाइवास रेगुलर बेसिस पे सबमिट कर रहे हैं. डिसर्टेशन सबमिशन व्हेन द डिग्री हैज़ ऑलरेडी बीन ऑब्टेन. यानी कि बेसिकली जब आप अपनी सबमिशन कर रहे होते हैं और अगर रिसर्च जो आपकी गाइड की टीम्स हैं जो आपको बेसिकली रिव्यू कर रहे हैं कि आपकी रिसर्च कैसी है, उनको पता लगता है कि आपकी रिसर्च के अंदर कुछ प्लेजरिज्म है और प्लेजरिज्म किस एक्सटेंट तक एक्सेप्टेड होता है, 10% टू 20%, ये भी हम देखेंगे. बेसिकली अगर मैं आपको इस और भी छोटा करके बताऊं तो सबमिशन के दौरान और सबमिशन के बाद अगर आपका प्लेजरिज्म है आपके वर्क में, आपकी थीसिस में, आपके डिसर्टेशन में, तो आपके ऊपर वो पेनल्टीज अप्लाई हो सकती हैं. ऐसा नहीं है कि आपने सबमिशन किया वहाँ पे उस समय प्लेजरिज्म नहीं पकड़ा गया, लेकिन अगर बाद में भी सबमिशन होने के बाद भी अगर प्लेजरिज्म आपका पाया जाता है तो उसके लिए भी पेनल्टीज प्रॉपरली असाइंड हैं. राइट. देन कम्स पेनल्टीज ड्यूरिंग द सबमिशन. यानी कि जब आप थीसिस लिख चुके हैं, सबमिशन कर रहे हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ड्यूरिंग द पीएचडी और ड्यूरिंग योर मास्टर्स, यानी कि सबमिशन के दौरान किसी भी तरीके से. 4 लेवल में ये डिवाइड होता है. लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. लेवल 0 क्या है? सिमिलैरिटी अप टू 10%. यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होती. सिमिलैरिटीज बेसिकली इसे कोइंसिडेंस में माना जाता है कि हो सकता है कि आपने जो चीज़ बोली है वो किसी और रिसर्चर ने भी बोली हो. तो अप टू 10% जो आपकी रिसर्च के अंदर किसी और को आपने मेंशन नहीं किया है, तो 10% तक प्लेजरिज्म आपका एक्सेप्टेबल होता है किसी भी थीसिस में, किसी भी प्रॉपर डिसर्टेशन में या फिर रिसर्च पेपर में. तो 10% तक आपका एक्सेप्टेबल होता है, उसे बोला जाता है लेवल 0 और वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होती है. देन कम्स लेवल 1, सिमिलैरिटी अबव 10% टू 40%. तो अगर अबव 10% है और 40% तक है तो वहाँ पे क्या पेनल्टीज हैं? एट लेवल 1 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सबमिट द रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन द टाइम ऑफ 6 months.
यानी कि 6 महीने का उनको टाइम दिया गया है और 6 महीने में जितना भी मतलब टाइम हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 महीने में, 2 महीने में, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें अपना रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द थीसिस, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द डिसर्टेशन दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। अगर 10% से प्लस आपका प्लेजरिज्म है, 10% से प्लस आपका है, लेकिन अगर 40% से अबव हो जाएगा तो वो आपका लेवल 2 पे पहुंच जाता है, सिमिलैरिटी अबव 40% टू 60%। अगर इस तरीके का आपका प्लेजरिज्म है तो द स्टूडेंट इज डिबार्ड फॉर 1 ईयर फ्रॉम सबमिटिंग द रिवाइज्ड स्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे लेवल 1 में उसको डिबार नहीं किया गया था, उसको बस सजेस्ट किया गया था कि आप 6 महीने के अंदर किसी भी टाइम में, 6 महीने के टाइम स्पेन के अंदर किसी भी टाइम में अपनी रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द स्क्रिप्ट यानी कि थीसिस या रिसर्च पेपर दोबारा सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर 40% से ज़्यादा आपका प्लेजरिज्म पाया जाता है तब वहाँ पे उसे 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाता है। व्हाट इज डिबार? बेसिकली उसे बैन कर दिया जाता है कि आप अब 1 साल बेसिकली अपना टाइम स्पेंड करिए और 1 साल बाद ही आपकी रिसर्च अब सबमिट हो पाएगी। वहाँ पे उन्होंने कोई रिवाइज वर्जन के लिए लिमिट नहीं दी है 6 महीने की। 6 महीने बेसिकली 1 साल तक उसको वो नहीं देखेंगे, 1 साल तक उसको असिस्ट नहीं किया जा सकता है। लेवल 3 है सिमिलैरिटी अबव 60%। अगर ये एक्सीड हो जाता है, 60% वाला बार एक्सीड हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इज कैंसल्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने पीएचडी में 3 साल लगाए हो, 4 या 5 साल लगाए हो, इट विल नॉट मैटर। 60% से अगर आपने ज़्यादा प्लेजरिज्म आपके वर्क में पाया जाता है, आपकी थीसिस या डिसर्टेशन में पाया जाता है, तब उसको कैंसिल कर दिया जाता है, आपकी पीएचडी से आपको रिमूव कर दिया जाएगा, आपकी स्कॉलरली डिग्री जो आपको मिलने वाली थी उससे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। देन कम्स पेनल्टी आफ्टर द डिग्री, यानी कि आपने मान लीजिए आपने जब सबमिट किया तब वहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाया कि आप प्लेजरिज्म कंडक्ट किए थे, तो वहाँ पे अगर कंडक्ट होता है तो लेवल 0 अगेन 10% अगर पाया जाता है तो वहाँ पे नो पेनल्टी, बिकॉज 10% वहाँ पे भी एक्सेप्टेड था, यहाँ पे भी एक्सेप्टेड होगा। लेवल 1 में क्या होता है, सिमिलैरिटी वही रहेगी 10 से 40%, बट यहाँ पे पेनल्टीज अलग तरीके की हो जाएंगी। शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि जो आपको डॉक्टर की डिग्री मिली थी, ठीक है, पीएचडी आपने अपने नाम के आगे लगाया था डॉक्टर XYZ, तो वो डॉक्टर आपके नाम के आगे से रिमूव कर दिया जाएगा। आपकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आपको बोला जाएगा कि आप अपने जा करके उसको वापस ले लें, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑथेंटिक, उसके अंदर पाया गया है प्लेजरिज्म। सिमिलैरिटी अबव 40 to 60%, 40% से 60%, शेल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट तो आपको विड्रॉ करने के लिए बोला ही जाएगा। शेल बी डिनाइड द राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है, बेसिकली जो आप जॉब कर रहे हैं, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है आफ्टर पीएचडी यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, एंड इफ यू आर अ प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी, हर साल एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको एक इंक्रीमेंट देती है, ठीक है, वो इंक्रीमेंट आपका 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा। शैल नॉट बी अलाउड टू बी सुपरवाइजर टू एनी मास्टर्स एमफिल पीएचडी फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए आपको किसी भी एमफिल स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट का गाइड बनने की परमिशन नहीं होगी। लेवल 4 दैट इज द फाइनल लेवल, सिमिलैरिटी अबव 60%, वहां पे होगा शेल बी डिनाइड राइट टू इंक्रीमेंट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि इंक्रीमेंट अब उनका 2 साल के लिए रोक दिया जाएगा, यानी कि जिस सैलरी पे वो वर्क कर रहे हैं वही सैलरी पे उन्हें 2 साल तक लगातार वर्क करना पड़ेगा। शैल नॉट बी अलाउड टू सुपरवाइज एनी न्यू मास्टर्स एमफिल स्टूडेंट फॉर 3 ईयर्स। बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट। तो प्लेजरिज्म इन बॉर्डर लाइन में बोल सकता हूँ मत कंडक्ट करिएगा when you are doing your PhD after you clear your JRF exams or NET exams। तो प्लेजरिज्म की पेनल्टीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलोड होती हैं when you are doing your PhD or any sort of research। this was it for penalties and plagiarism। ये आपका एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसके अंदर से आपको कोई भी और टॉपिक आ जाता है, इसके अंदर से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, देन आई एम श्योर आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देयर इज नथिंग मोर दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक, plagiarism। Thank you very much and we'll see you guys in the next video।